गाइस एनएससी का आईपीओ जल्द ही आने वाला है। क्या आप भी यही सोच रहे हो? नहीं भाई, नहीं आने वाला है। अब हो सकता है अगले 2 से 3 साल तक इनका आईपीओ ना आए, क्योंकि सेबी ने कुछ शर्तें रखी हैं। अगर ये फॉलो करें तो हो सकता है भाई 2 साल ना लग के 1 साल में आ जाए, बट मेरे को नहीं लगता ये आने वाला है। ये भाई सीधा 2028 या फिर 29 में ही आपको देखने को मिलेगा। अब एनएससी का आईपीओ इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है? गाइस रियलिटी ये है कि इनका जो आईपीओ आना था वो 2016 में आना था, सेबी के साथ 2016 में फाइल करा था, एंड तब से लेकर अभी 2025 तक इसे इतना ज्यादा डिले कर रखा है। इनका कोलोकेशन स्कैम आया था जिसके वजह से सेबी ने अप्रूवल नहीं दिया था, एंड एनएससी के टॉप मैनेजमेंट के ऊपर भी काफी सवाल लगाए थे, एंड इनके ऊपर भी केस चल रहा था, जिसके बारे में आज कुछ खबरें आई हैं। पहले मैं एनएससी आईपीओ के बारे में बात करता हूँ। पहले ये जो आईपीओ आने वाला था ये फुली ऑफर फॉर सेल आने वाला था। इसमें कुछ भी फ्रेश इशू नहीं होने वाला था, यानी कि अगर आप इसमें आईपीओ में अप्लाई करते तो जो एनएससी है उसे पर्टिकुलरली कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले थे। सिर्फ चेंज ऑफ ओनरशिप होने वाली थी। जिनके पास करेंटली इनके शेयर्स हैं उनको ही एग्जिट मिलने वाली है, एंड इन टोटल भाई 11.5 करोड़ शेयर हैं एनएससी के, जो कि हो सकता था ऑफर फॉर सेल में आ जाते, बट अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है रेगुलेटरी इशू। सेबी ने इनके एल्गो ट्रेडिंग, इनके को लोकेशन फैसिलिटीज एंड कई सारी और प्रॉब्लम्स जो कि एनएससी के साथ है उसको लेके काफी सारे इश्यूज एंड इन्वेस्टिगेशंस किए थे, जो कि अभी तक अपने ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में ही है। अभी तक उनका कुछ कंक्लूजन नहीं आया है। एंड जो कोलोकेशन स्कैंडल था उसके भी काफी सारे एलिगेशन थे कि ये सर्टेन ब्रोकर्स को प्रेफरेंस देते थे, जिनको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलता था एनएससी के ट्रेडिंग टर्मिनल का, जो कि इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठाता है। एंड इस वजह से जब तक ये इशू पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता है, इसके कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं जाता या फिर किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जाता, तब तक इनके आईपीओ को रोक दिया गया। एंड अगेन भाई इनका आईपीओ रुका ही हुआ है। कोलोकेशन स्कैम कुछ ऐसा स्कैम था कि जो भी ब्रोकर्स एनएससी के सर्वर के पास प्रेजेंट थे ना, उनको एनएससी कुछ ज्यादा फीस के ऊपर अपने जो ट्रेडिंग प्राइसेस थे ना वो पहले पहुंचाते थे, कुछ सेकंड्स पहले। इससे होता ये था कि जब आपको भाई पहले ही प्राइस की इन्फॉर्मेशन पता लग जाती थी तो आप पहले ट्रेड कर सकते थे। अब ये जो डिफरेंस था कि कितने जल्दी उनको मिल रहा है, ये नॉर्मल टाइमिंग से बहुत सेकंड्स का डिफरेंस था, जिस वजह से ह्यूमन इतनी जल्दी इसको ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो अगला स्टेप आता है एल्गो ट्रेडिंग। अब ये सारी चीजें ना मैं भाई आपको बहुत सिंपल और बहुत लेमैन टर्म्स में बता रहा हूँ। ये सारी चीजें अगर डिटेल में जानना चाहे तो बहुत सारी डिटेल्स हैं जिसके बारे में बात हो सकती है, बट समझने के लिए यही समझो। एल्गो ट्रेडिंग से बेनिफिट ये होता था, जब किसी शेयर का प्राइस 4 रुपए 10 पैसा है, आपने उसे तब बाय करा एंड जैसे वो 4 रुपए 30 पैसा पे पहुंच गया, ऑटोमेटिकली एल्गो ने आपके शेयर को सेल कर दिया एंड आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए। जो नॉर्मल लोगों को रेट दिख रहे हैं, आपको उनसे पहले रेट मिल रहे हैं एंड वो भी एल्गो ट्रेड कर रहा है आपके लिए, तो ऑटोमेटिकली भाई पैसा बहुत ज्यादा बन रहा था। तो 2010 से लेकर 2014 तक ये स्कैम चलता रहा, जिस वजह से काफी ब्रोकर्स ने बहुत पैसा कमाया एंड काफी लोगों ने भी बहुत पैसे छापे जो कि टॉप लेवल पे थे। इस वजह से काफी लोगों पे इंक्वायरी बैठी, काफी ब्रोकर्स को बैन भी करा गया है, एंड इसी वजह से एनएससी का आईपीओ इतना ज्यादा लटक रहा है। उसके साथ ही गाइस इन्होंने एक और बैकअप लाइन रख रखी थी, जिसमें अगेन जब एक लाइन पे एनएससी वाले अपने ट्रेडिंग के प्राइसेस को ब्रोकर्स को देते हैं तो एक ही लाइन पे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, बट जो बैकअप लाइन होती है उसमें कम लोग होते हैं एंड वो इमरजेंसी पर्पसेस के लिए होती है, जब कोई सर्वर इनका बंद हो जाए। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं जब लाइट ऑफ हुई तो इन्वर्टर चालू हो गया, बिल्कुल ऐसी ये इमरजेंसी लाइन काम करती थी। एंड उस केस में भी एनएससी वालों ने कुछ ब्रोकर्स को एक काफी ज्यादा प्राइस के लिए अपनी ये इमरजेंसी लाइन को यूज करने के लिए दे रखा था, जिसमें जो ट्रेड के प्राइस थे, शेयर के प्राइस थे, वो जल्दी आते थे। काफी मिली सेकंड्स का गैप था, बट भाई मिली सेकंड्स एल्गो तो पकड़ ही लेता है। उस वजह से भी काफी लोगों को बहुत फायदा हो रहा था, डे टू डे तो लोगों को ये पता भी नहीं लग रहा था। बट जब ये चीज बाहर आई तो एनएससी वालों ने जब अपना आईपीओ लिस्ट करने की कोशिश करी, उनका आईपीओ इसी वजह से लटक रहा है। उसके बाद भाई अब मार्केट कंडीशंस कह लो या फिर एक बहाना मारना ही बोल दो, जब मार्केट गिरी हुई होती है तो अगेन 2020 तक इनका हो सकता था आईपीओ आ जाता, तो कोविड आया एंड उस टाइम मार्केट इतनी गिर गई कि कौन ही भाई इन्वेस्ट करता, सब डरे हुए थे, तो अगेन ये चीज नहीं हो पाई। बट अगर बात करें इनके की इन्वेस्टर्स की तो एनएससी में 10.5% का स्टेक एलआईसी का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑलमोस्ट 4.5% का स्टेक है, एंड डीमार्ट के ओनर राधा किशन दमानी का 1.6% का स्टेक है। इनके अनलिस्टेड सेगमेंट के इनके पास शेयर्स है। अब एनएससी की आईपीओ की इतनी ज्यादा बातचीत क्यों ही हो रही है? बीएसई है तो सही। कई ऐसा है कि जब Hyundai का आईपीओ आया था ना, तो उसके बाद यही चीज लगाई जा रही थी कि जो सबसे बड़ी कंपनी है अनलिस्टेड सेगमेंट में वो एनएससी है, जिसका मार्केट कैप अभी अनलिस्टेड सेगमेंट में ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ का है। तो अगर ये लिस्ट होती तो बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएशन होता। उसका ही ऑलमोस्ट 10% का ये आईपीओ लेके आते हैं, यानी कि 50,000 करोड़ का ऑलमोस्ट का आईपीओ आता, जिस वजह से अगेन इतना ज्यादा पैसा फ्लो इन करता मार्केट के अंदर, जो कि काफी बेनिफिशियल है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। बट ये चीज नहीं हो पा रही है एंड इसी वजह से बीएसई का शेयर भी भागे जा रहा है। एंड जब से फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर काफी सारे रेगुलेशन आए हैं, डेली एक्सपायरीज को छोड़ के वीकली
एक्सपायरीज पे हम लोग आ चुके हैं। इस वजह से भी अगेन जो इनको पहले बहुत सारा वॉल्यूम्स मिलते थे, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, जिस वजह से इनका बहुत रेवेन्यू होता था, काफी हद तक गिर गया है। एंड इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर BSE भी मार्केट शेयर गेन करे जा रहा है जब से ऐसा हुआ है, क्योंकि जब डेली एक्सपायरी होगी तो सिर्फ NSE और BSE के पास 2 दिन होते हैं जिसमें ये एक्सपायरी करा सकते हैं। एंड उसी का ही गेन BSE को मिल रहा है, क्योंकि अब जब इतनी एक्सपायरीज है नहीं तो लोग BSE में भी आ रहे हैं, जिस वजह से BSE का ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है। एंड इससे डायरेक्ट लूजर भाई NSE ही बन के आता है। तो अगेन आपने अभी देखा ही होगा कि रिसेंटली इसके शेयर में ऑलमोस्ट 15% का सर्किट लगा था जब NSE ट्राई करा था कि BSE वाले दिन ही वो भी अपनी एक्सपायरी को ले आए, लेकिन सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर को लाया जिस वजह से NSE ने अपने डेली एक्सपायरी को चेंज करने का इरादा छोड़ दिया है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि सेबी ने जो रूल लाया है वो ये है कि NSE BSE अपने एक्सपायरीज को चेंज कर तो सकते हैं, इनके दिन बदल तो सकते हैं, बट उसके लिए इन्हें सेबी से पहले कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। उससे पहले ये अपने आप ही ये चीजें कर रहे थे। तो अगेन गाइस इस वजह से BSE का शेयर भी 10% के अपर सर्किट में ही खुला था। अब अगर बात करें इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो गाइस 2019 से 2024 में आते आते इनका जो रेवेन्यू है, जो इनकी टॉप लाइन है, वो 3000 करोड़ से 16000 करोड़ पे पहुंच गई है। ऑलमोस्ट 5 गुना से भी ज्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ा है। एंड जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो 1700 करोड़ रुपए से बढ़ करके 8000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। एंड जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 2500 करोड़ से बढ़ करके 11000 करोड़ पे पहुंच गया है। एंड जो कंपनी के टोटल एसेट्स है ना वो भी 20000 करोड़ से बढ़ करके 65000 करोड़ हो चुके हैं। इतनी तगड़ी ग्रोथ और किस सेगमेंट में हो सकती है। इनके रेवेन्यू का मेजर पार्ट इनके ट्रांजैक्शन चार्जेस से ही आता है, जो कि ऑलमोस्ट 74% है इनके टोटल रेवेन्यू का। वो लोकेशन चार्जेस से ऑलमोस्ट 5.5% आता है। एंड 11% इनकी जो बाकी ये लोग फीस लगाते हैं आपके ट्रांजैक्शन को खरीदते बेचते। काफी बार NSE BSE एंड ये लोग ब्रोकर से भी अलग चार्जेस लेते हैं। तो इतने सारे चार्जेस के बाद भाई सारा पैसा तो इनके पास ही आता है। आप थोड़ा सा भी ट्रेड करेंगे अगर आप घाटे में भी रहेंगे, बट NSE और BSE तो कमाते ही रहेंगे। एंड अगर बात करें इनके अनलिस्टेड शेयर के, तो जो शेयर प्राइस है इनका वो 1800 रुपए पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है। एंड क्या आपको पता है NSE ने अपने रिसेंटली बोनस शेयर इशू करा था। हर एक शेयर पे इन्होंने 4 बोनस शेयर इशू करे थे, जिस वजह से ऑलमोस्ट इनके जो मार्केट में शेयर फ्लोट कर रहे हैं वो भी 4 गुना से बढ़ चुके हैं। जिस वजह से अनलिस्टेड मार्केट में तो इनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट अनलिस्टेड मार्केट में आप शेयर्स खरीद सकेंगे, क्या वो सेफ है? क्या आपके शेयर्स लिस्ट करते समय आपको उन शेयर्स के आपके डीमैट में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भाई बहुत डाउटफुल रहता है। तो ऐसी चीजों में आपको नहीं फंसना चाहिए, अनलिस्टेड मार्केट या ऐसे सब स्कैम्स के। तो जो भी है भाई, आपको जब शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाए या फिर IPO जब आए तभी कुछ करना चाहिए। उसके अलावा ऑफलाइन ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अब भाई सारी बातें तो मैंने आपको बता दी, NSE कितना बड़ा है, NSE की कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, क्या एसेट बेस है, बट क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए? अब भाई इन्वेस्ट तो आप तब करोगे जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए आएगा, जो कि अभी तो बहुत ही टाइम लगेगा। एंड सरकारी कामों में तो भाई और ही ज्यादा टाइम लगता है, जितना ये बोलते हैं उससे तो ज्यादा ही लगता है। तो आप ये मान के चलो भाई 2028-29 में ही आने वाला है इनका IPO। अभी तो इनका IPO नहीं आ पाएगा। इन्वेस्ट करना है तो इनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर BSE है, नहीं तो बाकी एक्सचेंजेस है जैसे कि MCX हो गया या फिर जो पावर एक्सचेंज है अपना, आप उन शेयर्स में देख सकते हैं, या फिर कई बहुत कंपनीज हैं। भाई थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा कहाँ पैसे डालने चाहिए। बाकी ये IPO की तो उम्मीदें ही रह गई, ये नहीं आने वाला है अभी। ये वीडियो कहीं भी पसंद आई हो या फिर कुछ नया जानने को मिला हो, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सारी डिटेल में न्यूज एंड सारी डिटेल में बातें आपको यहीं देखने को मिलेंगी। और भाई हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन नंबर तभी मेरा बढ़ेगा जब लोगों के पास मेरी वीडियोस जाएंगी। तो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। एंड बस गाइस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना।